जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कहने का जो तात्पर्य है दोस्तों, क्यों सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण होता है, पहले आपको हम यह बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसका जवाब देने के लिए आपको सोचना होता है, तर्क शक्ति का यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, आपको ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे चार के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें जो आपको नोट करने वाली बात है, आपको यह देखना है चारों में कौन ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, उस विकल्प को आपको चॉइस करना होता है। या फिर जब गलत ऑप्शन होता है तो उसमें यह लगता है कि चारों के चारों गलत हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलत हो ऑप्शन दोस्तों, वही आपको चॉइस करना होता है। अब जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है दोस्तों, उसके लिए आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सब डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, एक दो सब्जेक्ट को डेली कवर करते रहिए। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके पहले हम सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर चुके हैं दोस्तों, वह उसमें है आपका जो ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक कवर कर चुके हैं। और जो आपका ऑनलाइन मोड पेपर हुआ था 2022, 23, उसमें दोस्तों 6 फरवरी का, 4 फरवरी का, 3 फरवरी का, 2 फरवरी का कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब कवर करेंगे दोस्तों, वह आपका जो 1 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसको कवर करेंगे। जो आपका 2022-23 का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, टोटल 22 सीटों में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 22 सीटों में। और आपको इस चैनल पे सभी 22 सीट को कवर कराया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम चला था दोस्तों, वह चला था आपका 28 दिसंबर 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक चला था। टोटल 22 सीट में हुआ था। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सभी सीटेट के लिए सभी कंप्लीट पैकेज आप सबके लिए यहाँ पे फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे जो थ्योरी क्लास है दोस्तों, नए स्टडी मटेरियल उसको उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब दोस्तों सीडीपी को कवर करेंगे। सीडीपी में दोस्तों आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कह रहे हैं विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों। जो बालक का विकास होता है किससे किससे प्रभावित हो सकता है, उसको आपको बताना है। कथन दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, दूसरा कथन है कि स्कूली माहौल से, या फिर तीसरा है दोस्तों सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो जो ऑप्शन दिया गया है हम ऑप्शन को समझते हैं। कह रहे हैं केवल एक सही है, या फिर जो बी ऑप्शन है दोस्तों केवल 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन जो विकल्प तीसरा दिया गया है कह रहे हैं केवल 2 और केवल 3 सही है। तो ऑप्शन डी दोस्तों कह रहे हैं 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो इसमें जो आपका सही है दोस्तों उसको आपको बताना है कि इसमें दोस्तों जो बालक का विकास होता है दोस्तों किससे प्रभावित होगा। ये तीनों, इसमें जो आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्योंकि वह विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है। स्कूली माहौल सही नहीं रहेगा तो उससे भी बालक का विकास प्रभावित होता है, और सामाजिक परिवार से भी बालक का विकास प्रभावित होता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अभिकथन है दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो दोस्तों। कैसे हो? सकारात्मक हो, पहला कथन है दोस्तों। अब कारण जो है दोस्तों उसको हम समझते हैं। कह रहे हैं बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो ऑप्शन जो पहला है दोस्तों, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों, कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया था वही सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या करता है। हम ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। पहले जो ऑप्शन ए है यही सही है दोस्तों। कह रहे हैं कि
आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। आर क्या कह रहा है दोस्तों, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है दोस्तों, ये सही है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। जो ये था दोस्तों, कह रहे अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। तो आर जो है दोस्तों एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बहुत छोटे, एक मिनट दोस्तों, कह रहे हैं बहुत छोटे बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। जो बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। पहला है विद्यालय सामाजिकरण की प्रथम संस्था है दोस्तों, या फिर ऑप्शन बी परिवार सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, या फिर सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, या फिर मुद्रित समाचार सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। तो इसमें जो छोटे बालक की प्रथम सामाजिकरण की संस्था है दोस्तों, तो वह उसका परिवार होता है। जो सेकंड जैसे पारिवारिक सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, ये सही है दोस्तों। अगर सेकंड संस्था की बात की जाए तो सेकंड संस्था में आता है उसका विद्यालय, मीडिया, ये सब उसके सेकंड संस्था के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक में आएंगे दोस्तों परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया। विद्यालय सेकंड सामाजिक के अंतर्गत आएगा। परिवार, पड़ोसी, ये सब आपके उसके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता दोस्तों। जो जिन पियाजे के सिद्धांत है दोस्तों उसके बारे में यह पूछ रहा है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद इनकी जो चारों अवस्थाएं थी दोस्तों उस अवस्थाओं के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों पहला संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य जो पूछ रहा है दोस्तों कि किस अवस्था में बालक ये समझने लगता है कि अगर वस्तु हमारे आँख के सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व है दोस्तों, वह वस्तु खत्म नहीं हो गई है। इस यह अवस्था होगा दोस्तों। इसमें यह कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, अवस्था होती है यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। जो आपका संवेदी गामक अवस्था होता है इस अवस्था में समझने लगता है। अगर इसी को हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करें, जैसे जब बालक छोटा बालक होता है मम्मी उसकी नहीं रहती हैं, तो ऐसा नहीं, जब उसको पता है हम रोना शुरू करेंगे तुरंत मम्मी आ जाएंगी। वह समझ रहा है कि मम्मी है हमारे साथ, हमारे सामने नहीं है लेकिन उनका अस्तित्व है, हम रोएंगे मम्मी आ जाएंगी, अस्तित्व बना रहता है दोस्तों। यह किस अवस्था में दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था में। अब हम इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। जैसे ये संवेदी गामक जो चार अवस्थाएँ थी दोस्तों जिन पियाजे की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहले जो संवेदी गामक अवस्थाएँ थी वह थी उनको दोस्तों जीरो से लेकर 2 वर्ष तक जो बालक होते हैं और संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगर इसकी हम सब बात करें तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती है दोस्तों वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। और जो तीसरा है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक जो अवस्थाएं होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती हैं। जो लास्ट है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, आप इसको 11+ कह सकते हैं या फिर 11 से 15 कह सकते हैं। यह दोस्तों जो जिन पियाजे के जो अवस्थाएं थी यही 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया था। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, करें कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ का एक समूह बनता है। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों पहला संरक्षण दर्शाएगा, या फिर केंद्रीकरण, या फिर आत्म केंद्रिता, या फिर वस्त अस्थायित्व। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह संरक्षण दर्शाएगा, क्योंकि दोस्तों वह कंकड़ों को इकट्ठा करके 2 कंकड़ों को मिला के 4 कंकड़ समूह बना रहा है। तो यह क्या संरक्षण दिखाएगा। यह अवस्था दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार जो तीसरी अवस्था है उसके अंतर्गत आता है। इसमें जो बालक है संरक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे निशा अपना गृहकार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृहकार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सकें। लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क खाली जगह चरण को दर्शाता है दोस्तों। जो लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार दोस्तों आपको बताना है, इन्होंने जो चरण बताया था इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दोस्तों जो हिंज कहानी है उसके बारे में आपको हम बताएंगे बाद में, लेकिन जो अभी आपको चरण हम बता देते हैं। पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत दोस्तों, तीसरा है उत्तर परंपरागत, या फिर लास्ट है दोस्तों औपचारिक परंपरागत। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, परंपरागत दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन बी
इज राइट आंसर। इनमें जो पूछ रहे थे दोस्तों को बचना चाहते हैं, गृह कार्य अगर हम नहीं पूर्ण करके जाएंगे तो अध्यापिका जो हमको शर्मिंदा करेगी, वह उससे बचने के लिए दोस्तों अपना गृह कार्य पहले ही पूरा कर लेती है। तो दोस्तों इसमें जो है परंपरागत ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं ले बैगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः दोस्तों खाली जगह के फिर खाली जगह के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव की व्याख्या करता है। दोस्तों किस पे व्याख्या करता है? पहला है जैविक परिपक्वता, संवेगात्मक, या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों आरोपण, प्रतिरूप, नैतिक, या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक उपकरणों संज्ञानात्मक, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। इन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों या संज्ञानात्मक इन्होंने इस पे सिद्धांत दिया था। उनका यह बहुत ही दोस्तों फेमस, बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? आपको बताना है किसके अनुसार? ले बैगोस्की के अनुसार। ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन हम देखते हैं। कह रहे हैं कि संकेत और इशारों देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या फिर सी ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों लास्ट जो है कह रहे हैं विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्वलन देना चाहिए। दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ले बैगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। संकेत और इशारा देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। किसके अनुसार? ले बैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? दोस्तों अगर प्रगतिशील कक्षा है दोस्तों, इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं किसको प्रधानता देगी? पहला ऑप्शन है अध्यापक द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, ऑप्शन बी दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरा करने को, या फिर ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो अगर प्रगतिशील कक्षा है दोस्तों तो किसको प्रधानता देगी? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को दोस्तों, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा का मतलब यही होता है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करिए? बालक को दीजिए, बालक अपने विचारों को रखने का प्रयास करे। ऐसा नहीं कि बालक शांति से बैठा रहे, आप जो पढ़ाएं बालक वही सीखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनसीएफ भी इसका विरोध करता है, और एनसीएफ भी कहता है कि जो शिक्षा हो आपका हो दोस्तों वह बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित हो। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को दोस्तों प्रधानता देनी चाहिए। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डन के अनुसार। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इनके जो बुद्धि बताए थे दोस्तों, जितने प्रकार की बुद्धि बताए थे उस पर भी हम सब चर्चा करेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कह रहे हैं बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना के सबसे सटीक अनुमान है दोस्तों। बी ऑप्शन है। कह रहे हैं बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के बुद्धियों को विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं। व्यक्तियों में दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां विभिन्न स्तर पे पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा नहीं कि दो बालक की बुद्धि एक जैसी हो सकती है, उनका स्तर, उनके सोचने की क्षमता सब अलग होता है। इसलिए दोस्तों हर बालक में, हर लोग में बुद्धि जो है अलग अलग प्रकार से होती है। अगर गार्डन की हम सब बात करें तो इन्होंने जो है मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें हम बुद्धि का नाम आपको बता देते हैं। और इसका जो प्रतिपादक किए थे दोस्तों, यह 1983 में इस बुद्धि का प्रतिपादक किया गया था। इसको आप जानते रहिए। जो इनका पहला था दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि। प्रकार थे इनका और भी थे 8 प्रकार के, 8 या फिर 7, 8, 9 भी प्रकार के थे, लेकिन जो प्रमुख है दोस्तों 7, 8 माने जाते हैं। पहला था इनके दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। 5वां है संगीतिक बुद्धि। 6वां है दोस्तों व्यक्तिगत स्वयं बुद्धि, या फिर 7वां है व्यक्तिगत अन्य। 8वां दोस्तों प्रकार की बुद्धि। ये दोस्तों, और जो लास्ट इनका था प्रकृतिवादी बुद्धि बताए थे। तो
ये थे दोस्तों हावर्ड गार्डनर जो सिद्धांत दिए थे, जो बुद्धि के प्रकार बताए थे उस पर। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों भययुक्त और धमकी भरा, या फिर ऑप्शन सी अगम्य और बहिष्कार, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों मुद्रक संपन्न और संसाधन पूर्ण। दोस्तों समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल ज्ञान को सुसाधित करता है दोस्तों, मुद्रक संपन्न और संसाधन पूर्ण। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर टेलम संसाधन पूर्ण रहेगा तभी तो बालक सही से सीख पाएगा। अभी आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसमें अगर व्यवस्था ही ना हो तो आप कैसे सिखा पाएंगे। बोर्ड पे पढ़ाने चले गए, मान लीजिए चाक ना हो, डिस्टेंस ना हो, तो फिर आप कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों जब तक संसाधन पूर्ण नहीं होता तब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों पूरी तरह वंशगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों, या फिर सी ऑप्शन अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या फिर ऑप्शन डी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। दोस्तों जेंडर क्या है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर इसको हम सब समझने की बात करें, जिससे वर्तमान समय में सामाजिक से ही होता है। जैसे कि अभी एक प्रचलन है कि दोस्तों जो है लड़कियां खाना बनाते हैं, लड़के जो है बाहर से सब्जी लाते हैं। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है कि हाँ नहीं लड़कियां ही खाना बनाएंगी, लड़के भी तो खाना बना सकते हैं, लड़कियां बाहर से सब्जी लाएं। यह दोस्तों जेंडर है जो एक समाज द्वारा थोप दिया गया है कि हाँ ऐसा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि लड़के जो है बलवान होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ऐसा चीज़ है। या फिर दोस्तों जैसे कहते हैं कि लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है, लड़कों का मैथ अच्छा होता है। यह भी दोस्तों इस समाज के द्वारा थोपा गया है, ना कि यह कहीं लिखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है दोस्तों जो जेंडर होता है। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्ह द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन है पहला समावेशन, ऑप्शन बी लक्षणिक प्रकार्यता, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों प्रतिवर्ती सोच, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों संरक्षण। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों लाक्षणिक प्रकार्यता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसके अनुसार पूछ रहा है दोस्तों, तो आए पूछ रहा है किसके अनुसार, पूछ रहा है जीन पियाजे के अनुसार। जैसे कि हम आपको शुरू में बताए थे कि जो इनकी 4 अवस्थाएं हैं प्रमुख हैं, तो ये जो है किस अवस्था की बात कर रहा है, तो इनमें चिन्हों की बात कर रहे थे। जैसे पहली अवस्था था इनका संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था जो 2 से 7 था दोस्तों, तीसरी जो अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 थी, और चौथी इनकी जो अवस्था थी दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थे। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है दोस्तों। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपको उसको बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, ऑप्शन बी दोस्तों विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों जो दिया गया है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों करें विद्यार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के लिए निर्देशित करने के लिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें जो पूछ रहा है इसमें कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो किस लिए प्रभावी होगा दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ कथन दिया गया है दोस्तों और कुछ कारण है, आपको इस हिसाब से आंसर देना है। कह रहे हैं कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ये तो दोस्तों अब कथन हो गया। अब हम कारण समझते हैं। कह रहे हैं भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह इससे एक दूसरे से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपका कथन कारण हो गया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं।
जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए सही है दोस्तों लेकिन आर जो है गलत है। आर क्या कह रहा था दोस्तों, आर कह रहा था कि जैसे भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों, भाषा विकास और संज्ञानात्मक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए दोस्तों आपका आर गलत है और ए दोस्तों सही है। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है दोस्तों। ऑप्शन है पहला लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, ऑप्शन बी दोस्तों धीमी क्रियाशीलता स्तर, या फिर ऑप्शन सी आवेगशीलता दोस्तों, या फिर ऑप्शन डी कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा दोस्तों आवेगशीलता। जो ADHD है दोस्तों कह रहे हैं न्यूनतम क्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूप लक्षण है दोस्तों, वह क्या है दोस्तों आवेगशीलता। अगर हम सब दोस्तों ADHD की बात करें या फिर आवेगशीलता की बात करें तो इसमें यह होता है दोस्तों आप किसी चीज़ की जैसे जज्बात में फैसला लेना, कोई चीज़ आप सोचे नहीं कि हाँ रिजल्ट क्या होगा, कोई चीज़ फैसला ले लें, परिणाम पर विचार नहीं करें कोई फैसला ले लें, या फिर तुरंत परिणाम के लिए कोई फैसला ले लीजिए बाद में पता चला गलत होगा। इस प्रकार से दोस्तों ग्रसित जो लोग होते हैं वही आपके ADHD से शिकार होते हैं। तो कह रहे हैं कि आवेगशीलता से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बिना पूर्व विचार किए करता है दोस्तों। तो मतलब पहले से विचार ना करो सडन कोई चीज़ कर दो तो वही आपका आवेगशीलता कहलाता है। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य गुणज वैकल्य इत्यादि से संबंधित संदर्भ में सही है दोस्तों। किसमें, पठन वैकल्य में और गुणज वैकल्य इत्यादि में संदर्भ में सही है। ऑप्शन पहला है दोस्तों अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थियों एक जैसे होते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है करें अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है, या फिर ऑप्शन सी अध्यापक केंद्रित कैसा दोस्तों अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होता है, या फिर ऑप्शन डी अधिगम आवश्यकता तांत्रिक संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा जो अधिगम प्रभावित होता है दोस्तों किससे किससे होता है, आपका अधिगम आवश्यकता तांत्रिक संबंध हो दोस्तों और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सब देखते हैं दोस्तों, जो क्योंकि इसमें जो बात कर रहा था कि जो जैसे पठन वैकल्य है, पठन विकार है, गुणज विकार है, इसमें जो समस्याएं होती हैं उसको हम आपको बताते हैं, और जो कुछ आपको हम विकार बताते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम सब समझते हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अधिगम क्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में दोस्तों, कितने में 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया था। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता निम्न है। यह दोस्तों जो विकार दिए गए हैं आप समझते रहिए विकार है, ना कि कोई बीमारी है। आप बीमारी नहीं सोचिए कि कोई प्रकार से बीमारी है, यह एक प्रकार से विकार होता है। पहला जो दिया गया है कह रहे हैं डिसलेक्सिया जो संबंधित है दोस्तों किससे है, पढ़ने से संबंधित आपका एक प्रकार से विकार है। डिसकैलकुलिया दोस्तों आपका गणित संबंधी विकार है। और डिसग्राफिया यह लेखन संबंधी विकार होता है। और डिस्फेसिया दोस्तों आपका वाक क्षमता संबंधी विकार है। और डिसफेक्सिया यह लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। और दोस्तों अगला है अफेजा जो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है दोस्तों, जो बोलने संबंधी विकार होता है, भाषा संप्रेषण संबंधी अगर विकार हो किससे संबंधित है, वह अफेजा से संबंधित है। अगला है दोस्तों करें डिस आर्थोग्राफिया यह वर्तनी संबंधी विकार होता है। यह दोस्तों आपके कुछ प्रमुख विकार दिए गए हैं, ये आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इससे आप कोई भी सेट देखेंगे उसमें इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रवणवादी से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। आपके एग्जाम में जो भी नहीं अगर पूछे तो आप थोड़ा सा उसको टिक कर दीजिएगा, आपको पता रहे कि इसमें नहीं पूछा है। तो कभी कभी समस्या ऐसे हो जाती है आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और उसका पॉजिटिव आंसर समझ के लगा देते हैं तो फिर गलती हो जाती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों दृश्य गतिज
दूसरा है दोस्तों व्याख्यान, तीसरा है क्रिया आधारित और चौथा है दोस्तों बहुसंवेदी। जो बालक है दोस्तों वह कैसा है, श्रवणबाधित है। श्रवणबाधित का मतलब होता है दोस्तों वह सुन नहीं पा रहा है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि अब इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा व्याख्यान विधि से, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई बच्चा है जो सुन नहीं पा रहा है, आप लेक्चर देंगे तो लेक्चर कैसे, अब वो सुन ही नहीं पा रहा है तो समझ नहीं पाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, जो कि आपका इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद भी हुआ था कि आयोग जो है इसका बी आंसर माना, वही सही भी होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सी को भी टिक किए थे, इसलिए इसका आप, लेकिन आयोग क्या माना था, आयोग बी माना है। तो आप इससे जानते रहिए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे फिर नहीं पूछा है, क्योंकि प्रतिभाशाली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बात हो रही है। तो पहला जो ऑप्शन है, कह रहे उत्तेजक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना। ऑप्शन बी मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना। किसके लिए दोस्तों, नहीं अपनाना चाहिए, इसको नहीं अपनाना चाहिए दोस्तों। स्टैंडर्ड अभी आप जब मानकीकृत पाठचर्या को लागू करेंगे तो नहीं चाहिए बालक के लिए। तो जो बालक के लिए है दोस्तों वह ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन बी जो है गलत है, तो गलत के साथ चला जाएगा। अब दोस्तों अगर हम सब प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो टर्नबर्न के अनुसार जिनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है वो जो है प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। और प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी कुछ विशेषताएं इन्होंने बताई थी, उसको हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं उच्च जो सृजनात्मकता क्षमता, ऑप्शन बी और ऑप्शन सॉरी दोस्तों जो दूसरा कहे थे, कह रहे हैं संवेगात्मक विशेषताएं। तीसरा दोस्तों अंतर्दृष्टि की अधिकता। यह दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं इन्होंने बताए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं दोस्तों। करें कि एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा दोस्तों। ऑप्शन है पहला अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ऑप्शन बी दोस्तों कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। या फिर ऑप्शन सी है उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना। आप या ऑप्शन डी है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा है दोस्तों, समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझता विद्यार्थियों को जरूरत को पूरा करना है। आप तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। दोस्तों जब अधिगम आप निरंतर नहीं करेंगे तो बालक नहीं सीख पाएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार से बेहतर सीखते हैं दोस्तों। किसके अनुसार, अधिगम सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार कैसे जो बालक है अच्छे से सीखता है। ऑप्शन है पहला वयस्कों की निष्क्रिय नकल कर द्वारा। या फिर ऑप्शन बी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। ऑप्शन सी व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा। या फिर ऑप्शन डी असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाता है जो, ऑप्शन है पहला उनके जीवन से संबंधित होता है दोस्तों, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, या फिर असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या फिर उदाहरण का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो कौन सी जानकारी को दोस्तों विद्यार्थी जल्दी भूल जाता है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना। अभी हम कोई चीज़ जानकारी उसे खंड प्रस्तुत करें, पहले खंड को लास्ट में बताएं, लास्ट को पहले बताएं, बीच को, इस तरीके से जब हम बताएंगे बालक जो नहीं सीख पाएगा और वो तुरंत बहुत जल्दी भूल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है दोस्तों। किसका प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। पहला है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। या फिर बी है ऑप्शन बी दोस्तों a+b² का सूत्र क्या है। या फिर भारत, ये दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भारत होना चाहिए। तो कह रहे हैं भारत को आज़ादी कब मिली थी। या फिर ऑप्शन डी दोस्तों अगला लीप वर्ष कब होगा। इसमें जो पूछ रहे हैं दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है उसको आपको बताना है। इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। इससे दोस्तों यह प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन बी, संप्रत्य मानचित्रण का इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, उसको आपको बताना है। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी दोस्तों, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अधिगम को सुसाधित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। जब हम उन्हें अवसर प्रदान करेंगे तो उससे बालक बहुत अच्छे से सीखेंगे और खुद से करके सीखने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। दोस्तों कुछ विद्यार्थी दिए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है, दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जोड़ दें, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, या फिर ऑप्शन सी, उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों, उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्हें पहले हल की थी पर उन्हें चिंतन करने को कहेंगे। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों वो जो पहले से कोई समस्याएं हल की हैं, पहले से जो चीज़ किया है बालक, उससे आप कहेंगे तो वह तुरंत कनेक्ट कर लेगा। जिसमें सवाल में पूछ रहा था कि आपकी कक्षा में कोई दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो आप उसे वह बताइए ना। अगर उसी तरीके से आप कोई सवाल पहले बताए हैं बालक को, तो आप बताइए कि हमने जो वह सवाल बताया था उसे आप देखिए, उसके तरीके से यह भी लगाइए, तो बालक जल्दी से उसे हल कर देगा। तो वही कह रहे हैं कि उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्हें पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहला कथन जो कहा गया है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। दोस्तों कथन हो गया, अब कारण हम समझते हैं। करें भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। करें कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जो है, ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अप्रेरित होंगे वे खाली जगह के भाव को महसूस करें। ऑप्शन है निराशा, शर्म, खुशी, या फिर कुंठा। तो दोस्तों विद्यार्थी कब जो है आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होंगे उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभी निराश होंगे तो बालक थोड़ी आंतरिक रूप से सीखने का प्रयास करेगा, या फिर शर्म करेगा, या फिर कुंठा, ये सब राइट आंसर नहीं होंगे। जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, खुशी। दोस्तों हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन है पहला महारत अभिमुखी, ऑप्शन बी दोस्तों प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन सी कार्य प्रहरी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो दोस्तों इसमें विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए आपको, किस प्रकार से। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों महारत अभिमुखी के लिए दोस्तों प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों अधिगम को कौन सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन है पहले कुछ कथन दिए गए उसको समझते, फिर आप ऑप्शन हम देखेंगे। कह रहे कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, तीसरा है दंड, या फिर चौथा है दोस्तों, चौथा जो दिया गया है दोस्तों अभिसंज्ञान दिया गया है। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2 सही है, या फिर बी ऑप्शन है 2, 3 सही है, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों 3 और 4 सही है, या फिर ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। इसमें सकारात्मक रूप से प्रभावित की बात कर रहे हैं, तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, दूसरा भी सही है दोस्तों, और इसमें चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा
और पहला नहीं सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन, इसमें कह रहे हैं कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक से रूप से जो प्रभावित करता है दोस्तों, विद्यार्थियों में सहभागिता। जब हम विद्यार्थियों के साथ सहभागिता करेंगे तो वह उसको प्रभावित करता है, उसे सीखने में मदद करता है। ऑप्शन दूसरा भी सही है। जो चौथा है दोस्तों, अभिसंज्ञान भी दोस्तों वह सीखने में उसके सहायक करता है। लेकिन जैसे हम दंड देंगे या फिर उसे मारेंगे तो ये सब उसे निगेटिव पॉइंट है, इसको आप ध्यान देते रहिए। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं दोस्तों। कैसी भूमिका निभाते हैं ज्ञान सृजन में? ऑप्शन है पहला सक्रिय नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी अधीन, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों नगण्य। जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। वो विद्यार्थी ज्ञान सृजन में दोस्तों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके CDP के 30 के 30 क्वेश्चन कवर किए, 15 क्वेश्चन हमने कवर किया आपके शिक्षण के, 15 क्वेश्चन किए आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसका। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके 1 फरवरी 2023 का जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे हम सब यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।